अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत ख़बरें। चेयरमैन वक्फ बोर्ड का खुसूसी इजलास, 110 एजेंडों पर तबादला ख्याल। जनाब मसीहुद्दीन चेयरमैन वक्फ बोर्ड की ज़ेर सदारत एक खुसूसी इजलास अमल में लाया गया। इस मौके पर 110 एजेंडों पर तबादला ख्याल किया गया और संगारेड्डी में हज हाउस की तामीर के लिए वक्फ अर्जी अलाट करने का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया गया। इस इजलास में दीगर कई मैनेजिंग कमेटियों के ज़िम्मेदारान से भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों की तश्कील और मुतवल्लियों के तक़र्रुर के अलावा वक्फ इमला के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए भी मुनज़्ज़म इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मीटिंग में ये भी तय किया गया कि आमदनी बढ़ाने के लिए वक्फ क़वानीन के मुताबिक प्राइम वक्फ अराज़ी को लीज़ पर दिया जाएगा। इस इजलास में वक्फ बोर्ड के हस्ब ज़ेल अरकान जनाब अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, ज़ाकिर हुसैन जावेद, अबुल फ़तेह बंदगी, मलिक मोहतशम खां, निसार हुसैन हैदर, कौसर मोहिउद्दीन MLA, फ़ारूक हुसैन MLC के अलावा शाहनवाज़ क़ासिम IPS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शामिल थे। इन्हदामी कार्रवाई, शमसाबाद मस्जिद की दीवार शहीद। वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना पर अमजदुल्ला खान खालिद की कड़ी तनकीद। शमसाबाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क कुशादा करने के लिए मस्जिद नूरी की दीवार को शहीद कर दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इख्तियार में आने के बाद से शहीद की जाने वाली मसाजिदों में से ये 5वीं मस्जिद है। एक खाना मस्जिद अंबरपेट, जामा मस्जिद कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया के अलावा मस्जिद मोहम्मदिया और मस्जिद हाशिमी को सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए शहीद किया गया। नारायणपेट में सड़क कुशादा करने के लिए एक आशुर खाने को भी मुस्मार किया गया। मजलिस बचाओ तहरीक के क़ायद अमजदुल्ला खान खालिद ने इस मस्जिद का दौरा करते हुए हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड के आला अहकाम को तनकीद का निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िलवक़्त जो हूँ मस्जिद नूरी सिद्धांती शमशाबाद पर हूँ। मैं मस्जिद के दरवाज़े को लाक है फ़िलवक़्त। अभी मुझे इत्तला मिली थी कि मस्जिद की दीवार को और 2 मलगियों को और वज़ू खाने को शहीद कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मालूम हुआ तो मैं आया, क्योंकि इससे पहले भी ये मस्जिद को शहीद करने की कई मरतबा कोशिश की गई, तो मैं आकर यहाँ पर एहतजाज किया था। और आज जो है ये पता चला है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जबकि आप देख सकते हैं, ज़रा कैमरा पलटा के उधर बताओ, कि ये बिल्डिंगों को बचाने के लिए, ये जो जितने बिल्डिंगां हैं इनको बचाने के लिए रोड वाइडनिंग को इधर से लेकर जा रहे हैं। एक ब्रिज आ रहा है वहाँ से और वो ब्रिज को यहाँ पर लैंड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद की पूरी दीवार को शहीद कर दिया गया। ये मस्जिद के तहत 2 मलगियाँ थे, उसको शहीद कर दिया गया। और अंदर जो मस्जिद खाने का वज़ू खाने का जो हिस्सा है, जो दरवाजे का, यानी मस्जिद यहाँ से थी, देखिए आप, ये जो दीवार गिराई देख रही आपको, ये पूरी दीवार यहाँ से मस्जिद की बाउंड्री वाल थी। आज जो है मस्जिद पूरी रोड पर आ गई है। कल के दिन हो सकता है कि अगर कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो मस्जिद में घुस जाने के भी इम्कानात है। बड़े अफसोस की बात है कि मस्जिद की दीवार को शहीद कर दिए, 2 मलियों को शहीद कर दिए। कमेटी की तरफ से कोई एहतजाजी यानी दरख्वास्त नहीं दी गई, रुकाया नहीं गया, और अभी तक भी जो है वक्फ बोर्ड का कोई अमला नहीं आया यहाँ पर। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो भी पुलिस स्टेशन, हम उसमें पुलिस में भी दरख्वास्त देंगे, और इस मस्जिद की जो बाउंड्री वाल गिराए हैं और जो मलगियों को यानी मस्जिद के मलगियाँ भी मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद का बाउंड्री वाल भी मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद का वज़ू खाना भी मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद का बैतुल खुला भी मस्जिद का हिस्सा है। तो इसको जो शहीद करने के लिए चंद फ़िरका परस्त ऑफिसर कई ज़माने से कोशिश कर रहे हैं, पिछले 25 साल से कोशिश की जा रही है कि इस मस्जिद को ये मेन रोड पे से हटा दिया जाए। तो मैं हमारे नंबर 1 होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से सवाल करूंगा कि आप का मुंह नहीं धुकता बोलते हुए कि हमारा CM सेकुलर है, हमारी गवर्नमेंट सेकुलर है। तो मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ, लेकिन आगे 3 मंदिर है, इधर रोड पे 2 है, उधर 1 है। वो मंदिरों को हाथ में लगा रहे हैं, उल्टा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स बना के उसको थोड़ा डिविएट कर रही। तो आखिर मस्जिद के साथ ही ऐसा महेंद्र का सलूक क्यों किया जा रहा है? यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के जो भी जिम्मेदार है, कई बार कमेटी वालों को यहाँ पर प्रेशर कर रहे हैं कि आप जो है कंसेंट दो बोलकर। अब आया क्या मस्जिद के कमेटी वाले इसके ऊपर कंसेंट दिए या नहीं दिए ये अभी नहीं मालूम। मैं कल सुबह में वक्फ बोर्ड वालों से भी बात करूंगा और हम पुलिस में भी इसके खिलाफ में शिकायत देंगे। मैलार दो पल्ली पुलिस स्टेशन लगता होगा शायद, या शमशाबाद लगता, मालूम करके। लेकिन ये बहुत ही आखिरी घिनौनी साजिश और गंदी हरकत की गई है कि मस्जिद नूरी जो शमशाबाद रोड पर है इसकी दीवार को गिरा दिया गया, 2 मलगियों को गिरा दिया गया और आपके उसके बैतुल खला को नुकसान पहुंचाया गया, वजू खाने को नुकसान पहुंचाया गया। और इतना बड़ा वाक़या हो गया कि कोई मुस्लिम क़ायदीन 1 या 2 जने कोई आए होंगे, लेकिन जो क़यादत का दावा करते हैं उनका कोई भी अभी तक रुकन नहीं आया यहाँ पर। तो आखिर क्या वजह है कि ये वाक़या पेश आया? इसकी मजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से निंदा करती है और मुतालबा करती है कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड आए यहाँ पर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह आए और उनकी निगरानी में ज़मीन ये जो बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है उसकी तामीर करना चाहिए। वरना आने वाले दिनों में TRS के लिए बहुत ही गंदी बात है ये। इसके खिलाफ में सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होता है, ये नेशनल हाईवेज को वो लोग बनाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट के तहत वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ में केस दर्ज करना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई अहलियाने मोहल्ला या कमेटी के लोग भी इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ में भी केस बुक करके ये मस्जिद को डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के मैनेज में लेना चाहिए, ये कमेटी को तहवील कर देना चाहिए। अगर वो लोग कंसेंट दिए हैं तो, अगर नहीं दिए हैं तो ठीक है। अगर कोई कमेटी के अराकीन भी इसमें कंसेंट दिए हैं कुछ पैसे से लेकर, तो उनके खिलाफ में भी केस दर्ज करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ में केस बुक करना चाहिए। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ में केस बुक करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी का बयान, कांग्रेस से इनके इस्तीफा की खबरें, चंद्रशेखर राव का ड्रामा। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया में इनके इस्तीफा की चल रही खबरों पर वजाहत देते हुए कहा कि ये एक बड़ी मुहिम चल रही है, ये सब चंद्रशेखर राव का ड्रामा है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का इनका कोई इरादा नहीं है। हाँ, मैंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अवाम के दरमियान ही मुलाकात की है, लेकिन सियासत पर किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई। जब से मैं अमित शाह से मिला हूँ तब से KCR चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं। जब से मैं अमित शाह से मिला हूँ तब से KCR चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं। वो TRS के हामी कागजात पर तहरीक कर रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और ये बात फैला रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और ज़िमनी इंतखाब होगा। अगर मुझे पार्टी बदलनी हो तो मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करने के बाद पार्टी बदलूँगा। उन्होंने वाज़े किया कि अगर मुझे लगता है कि मेरा इस्तीफ़ा मेरे तरक्की का बास होगा तो मैं मुस्तफ़ी होने तैयार हूँ। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल विश्वेश्वर रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से BJP में शामिल हुए थे, तो फिर दूसरे कांग्रेसियों के बारे में KCR का ख्याल करना एक फितरी तकाज़ा है। महबूबाबाद में पालेरू नदी में फंसे 21 मज़दूरों को बचा लिया गया और ड्रोन के ज़रिए ग़िज़ा भी पहुंचाई गई। 21 कबायली मज़दूर हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करते हैं। काम के दौरान ये अचानक सैलाब के पानी में फंस गए, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मेहनत और कोशिशों से इन मज़दूरों को हफ्ते की सुबह बाहर निकाला। दरअसल ये 21 मज़दूर धान के खेत में धान के पौधे लगाने गए थे, लेकिन वो पालेरू नदी के 2 हिस्सों के दरमियान होने के सबब और सैलाबी पानी के बढ़ जाने से मज़दूर वहीं फंस गए थे, जिस पर इन लोगों ने घर वालों और अवामी नुमाइंदों को फ़ोन पर बताया। चुनाचे पुलिस और रेवेन्यू हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मज़दूरों को निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी और रात में ड्रोन के ज़रिए मज़दूरों को खाना पहुंचाया गया था। सुबह तेलंगाना पुलिस को झटका, हुकूमत तेलंगाना का फैसला, 15% अलाउंसेस मनसूख।
ریاستی حکومت نے تلنگانہ پولیس کو جھٹکا دیا۔ ریاستی حکومت نے اب تک دیے گئے 15% خصوصی الاؤنسز کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانسٹیبل سے سب انسپکٹر اور سرکل انسپکٹر کو دیا جانے والا یہ خصوصی الاؤنس کئی اضلاع میں منسوخ کر دیا گیا۔ قبل ازیں یہ الاؤنس حیدرآباد کے سابق کے 9 اضلاع میں پولیس کو دیا جاتا تھا۔ پچھلے مہینے تک امن و قانون کے محکمے AR اور اسپیشل پولیس ونگز میں کام کرنے والے پولیس والوں کو 15% خصوصی الاؤنس دیا جاتا تھا، جب ماؤ نوازوں کا اثر زیادہ تھا۔ ریاستی حکومت کے تازہ ترین فیصلے کے ساتھ اب یہ اس مہینے سے صرف کچھ اضلاع تک محدود ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ 9 اضلاع کے تعداد میں توسیع دی جا کر 30 سے زائد اضلاع بنا دیے گئے ہیں۔ شاید ہی اس لیے یہ سہولت چند اضلاع ہی تک محدود کر دی گئی ہے۔ فرضی لو جہاد معاملے میں مسلم نوجوان تاجر کو پھانسنے کی سازش بے نقاب، غیر مسلم خاتون اور BJP لیڈر ملوث۔ اتر پردیش مسلم تاجر کو فرضی لو جہاد کیس میں پھانسنے غیر مسلم خاتون کو استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سازش میں BJP لیڈر شامل بتائے گئے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے تفصیلی رپورٹ۔ میگھالیہ BJP پارٹی کے نائب صدر کے فارم ہاؤس پر چھاپا۔ ہندوستان کی شمالی ریاست میگھالیہ میں پولیس نے ایک سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ ریکٹ BJP لیڈر برنارڈائن مارک کے فارم ہاؤس پر چلایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ مارک ریاست میگھالیہ کے BJP پارٹی کے نائب صدر ہیں۔ پولیس ان کے فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر 6 نابالغ بچوں کو بچا لیا، جن میں 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل تھیں۔ مزید 73 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ چھاپے کے دوران تقریباً 400 شراب کی بوتلیں اور 500 سے زائد کنڈوم برآمد ہوئے ہیں۔ منیلا فلپائن کی گریجویشن تقریب میں مسلح شخص کی فائرنگ، 3 افراد ہلاک۔ فلپائن کی دارالحکومت منیلا کی یونیورسٹی میں اتوار کو ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی۔ حکام نے بتایا اس واقعے میں قصبے کے سابق میئر سمیت 3 افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک بندوق برادر کی 2 پستولوں کے ساتھ مضافاتی کوئزون شہر میں منیلا اٹینیوڈ یونیورسٹی کے دروازے کے قریب فائرنگ کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کے بعد اور اسکول میں گریجویشن کی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ کوئزن سٹی کے میئر جائے بیل مینٹوئے نے واقعے کی مذمت کی۔ اس علاقے میں آتش اسلحہ پر پابندیوں کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا۔ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ چین کے صدر اور دیگر اعلیٰ شخصیات کو مقامی سطح پر تیار کردہ ویکسین لگائی گئی۔ چین میں اعلیٰ سیاسی شخصیات کی صحت کے حوالے سے خبریں عموماً عوام سے پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ تاہم برطانوی نشریاتی ادارے کے رپورٹ کے مطابق چینی حکام کی جانب سے اس خبر کی عوامی سطح پر جاری کرنے کا مقصد ملک میں کرونا کیسز کی شرح میں اضافے کے باعث بوسٹر ڈوز کی مہم کو ترویج دینا ہے۔ چین کی نیشنل ہیلتھ کمیشن نائب سربراہ زینگ مکین کا کہنا ہے کہ چینی اعلیٰ حکام کو کرونا ویکسین لگنے کا مطلب یہ ہے کہ چین کی اعلیٰ قیادت مقامی سطح پر تیار کی گئی ویکسین سے مطمئن ہے۔ چین کورونا کے تعلق سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ویسے تو یہ وبا پروپیگنڈے کے سبب خطرناک ثابت ہوئی ہے، ورنہ یہ کھانسی اور بخار کے زمرے میں آتی ہے۔ سعودی عرب اور عراق کی مدد، یورپ کی آئل ریفائنریز کو مزید کروڈ آئل کی سربراہی۔ سعودی عرب اور عراق یورپ کی مدد کر رہے ہیں اور یورپ کے آئل ریفائنریز کی مزید کروڈ آئل برآمد کر رہے ہیں، جب سے روس نے انہیں تیل سربراہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ یورپ اور روس کے خلاف یوکرین کی مکمل حمایت کر رہا تھا اور روس نے انہیں تیل سربراہ کرنا بند کر دیا تھا، جس کے سبب یورپی ممالک پریشان کن صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے۔ ایسے میں سعودی عرب اور عراق، جو کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، انہوں نے یورپ کو مزید کروڈ آئل سربراہ کرتے ہوئے اس کی پریشانی کو دور کر دی۔ ادھر ہندوستان کے سرمایہ دار صنعت کار امبانی نے بھی روس سے کروڈ آئل خرید کر ہندوستان کے ریفائنریز میں اسے ریفائن کرنے کے بعد یورپ کو سربراہ کر رہے ہیں، جس سے ان کی آمدنی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔
لیکن ان کے اس عمل سے ہندوستان کی زر مبادلہ یعنی ڈالر بڑی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے، جبکہ امبانی کو جو فارن کرنسی وصول ہوتی ہے اس کی ہندوستان میں درآمد کی کوئی گارنٹی نہیں دکھائی دیتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو قابو میں رکھنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے 100 بلین ڈالر مختص کر کے رکھے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مختص 100 بلین ڈالر صرف 4 مہینے میں ختم ہو جائیں گے اور ہندوستان کے بیرونی زر مبادلہ میں تیزی سے کمی آ جائے گی۔ لیکن ان کے اس عمل سے ہندوستان کے زر مبادلہ یعنی ڈالر بڑی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے، جبکہ امبانی کو جو فارن کرنسی وصول ہوتی ہے اس کی ہندوستان میں درآمد کی کوئی گارنٹی نہیں دکھائی دیتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو قابو میں رکھنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا 100 بلین ڈالر مختص کر کے رکھے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مختص 100 بلین ڈالر صرف 4 مہینے میں ختم ہو جائیں گے اور ہندوستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی آ جائے گی۔